Assalamualaikum students, my name is Adil Yusufzai and we have started chapter number 1 physical quantities and measurements और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की MCQs। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट MCQs पर। तो फर्स्ट MCQs की आपको स्टेटमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। इस स्टेटमेंट में बोलते हैं द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल आर। तो सिस्टम इंटरनेशनल में आपसे पूछें कि बेस यूनिट्स कितने हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप खुद सोचें कि आपसे बात कर रहे हैं बेस यूनिट की। तो बेस यूनिट किसके होते हैं? बेस यूनिट असल में होते हैं, बेस यूनिट की बात करें, ये पूछे कि कितने हैं। बेस यूनिट होते हैं बेस क्वांटिटीज़ के, बेस क्वांटिटीज़ के। तो बेस क्वांटिटीज़ आपके पास टोटल कितनी है? यहाँ पर मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, इस चार्ट में आप देख सकते हैं बेस क्वांटिटीज़ आपके पास टोटल हैं 7। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है ये आपके पास करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। सेकंड नंबर MCQ में आप देखें, आपको बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव यूनिट। आपको बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि डिराइव नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। बेस क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। इसमें आप ढूंढेंगे कौन सा बेस यूनिट है तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, किलोग्राम। किलोग्राम आपके पास बेस यूनिट है और ये किसका यूनिट है? ये आपके पास है मास का यूनिट। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसमें ऐसा यूनिट है जो कि डिराइव क्वांटिटी से बिलोंग नहीं करता बल्कि ये बेस क्वांटिटी से बिलोंग करता है। MCQ नंबर 3 को अगर आप देखें तो MCQ नंबर 3 की स्टेटमेंट आप कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज प्रेजेंटेड इन। आपको बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में हम प्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है हम उसको किस में प्रेजेंट करते हैं। तो आप खुद सोचें, आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ में देखें आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट आपके पास है मोल। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन है मोल वो आपके पास करेक्ट आंसर है। तो आप उसको बीच में सर्कल इजीली कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट MCQ आपके पास है MCQ नंबर 4। इसमें आपको बोलते हैं एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। आपको यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है 200 माइक्रो सेकेंड। आपको ये कह रहे हैं कि किसके बराबर। नीचे आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं, इस 4 ऑप्शंस में किसके इक्वल है। तो चेक करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा किसके बराबर है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 200। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो मेरे पास इस साइड पर वैल्यू जा रही, तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पॉइंट 2 डिजिट इस साइड पर शिफ्ट हुआ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 प्लस 2, मतलब यहाँ पर आता है प्लस भी चले लिख लें क्योंकि इस साइड पर जब वैल्यू आती है तो हम क्या लिखते हैं? प्लस साइन लगाते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा है माइक्रो, और माइक्रो आपके पास किसके बराबर है? माइक्रो आपके पास बराबर है 10⁻⁻⁶ के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10⁻⁻⁶ और सेकंड अपनी जगह पर आ गया। अब आप नोट करें तो बेसिस आपके पास दोनों सेम है, तो बेसिस को मैंने एक साथ लिख दिया और पावर्स को मैं कर दूंगा ऐड। तो +2 और प्लस और यहाँ पर लिख दिया -6 क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूँ और ये -6 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 10⁻+2 प्लस माइनस से क्या आता है? माइनस। मल्टीप्लिकेशन के बीच में जो आप बोल रहे होते हैं वही होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया और 6 आ गया। सेकेंड्स अपनी जगह पर 2 मल्टीप्लाई 10⁻+-। अब यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है तो प्लस माइनस -6 और +2, इससे क्या आएगा आपके पास? प्लस माइनस से आता है माइनस, तो 6 में से 2 चले गए 4 आ गया और आपके पास साइन प्लस माइनस में लगता है किसका? बढ़ेगा। तो बड़ा आपके पास कौन सा इसमें से? 6 आपके पास बड़ा और उसके साथ साइन क्या लगे? माइनस। तो यहाँ पर लिख दिया -4 आपके पास आ गया। तो आप अगर नोट करें तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ इसके बराबर है। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अब आपके पास जो MCQ नंबर 5 है इसमें आपको बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द स्मॉलेस्ट। आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें बोल रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा छोटी है। तो मैं यहाँ पर इसके ऑप्शंस यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर MCQ नंबर जो 5 है उसके मैंने ऑप्शंस अपने पास लिख लिए। अब हम ऐसा करेंगे कि हर एक वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसके बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको चेक करना। यहाँ पर ये वैल्यू लिखिए, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ उस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पॉइंट यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लिखूंगा। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पॉइंट कितने डिजिट आया? 1 2, तो यहाँ पर लिख लिया 2। और जब भी वैल्यू इस साइड पर आती है तो हम लिखते हैं माइनस, और इस साइड पर जब जाएगी तो हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि आपके पास इस साइड पर है तो हमने यहाँ पर लिख दिया -2 ग्राम आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया। सेकंड ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पर आपके पास लिखा है 2 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम। मिली की आपके पास वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻3। तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई इस मिली की जगह लिख दिया 10⁻⁻3 ग्राम लिख दिया। नेक्स्ट आप देखें ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो, और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। इसको हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो यहाँ पर लिखा है 100। इस 100 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10⁻2 क्योंकि आपके पास 0.12 डिजिट आया इस साइड पर, तो इस साइड पे जब हम करते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने +2 मल्टीप्लाई, और इस माइक्रो की जगह मैंने लिख दिया 10⁻⁻6 और यहाँ पर आ गया ग्राम।
नेक्स्ट ऐसा कर लेंगे कि 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ बेसिस सेम है तो पावर को हम एक साथ लिख देंगे, तो 2 - 6 ग्राम और 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ यहाँ से आ गया -4 ग्राम। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आपके पास लास्ट ऑप्शन है डी, इसमें लिखा है 5000 नैनोग्राम। तो इस 5000 को तो पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 2 3। तो आपके पास 3 डिजिट आ गया, 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख दिया और यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर लिखे नैनो और नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻9। इसको मैं इस नैनो की जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 ग्राम आ गया। नेक्स्ट हम ऐसा कर लेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ बेसिस सेम है तो पावर्स को हम एक साथ लिख लेंगे, 3 - 9 और यहाँ पर आ गया ग्राम। तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ प्लस माइनस आ जाएगा, 9 में से 3 चलेगा क्या आ जाएगा, 6 -6 ग्राम आ गया। ये हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन आ गया। अगर आप इसमें नोट करें जो सबसे छोटी वैल्यू जिसकी पावर सबसे छोटी है वो किसकी है, 10⁻⁻6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर नोट करें जो आपके पास 7 नंबर MCQ है, इसकी स्टेटमेंट लिखी, आपके पास एक स्टेटमेंट है, स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032। आपको कह रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट ने एक वायर का डायमीटर चेक किया है, जो आपके पास डायमीटर है इसका 0.132 सेंटीमीटर, और ये इसने किससे किया, ये इसने किया है वर्नियर कैलिपर से, और ये बोल रहे हैं कि इसने वर्नियर कैलिपर से किया। ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैंने वर्नियर कैलिपर से किया। तो अब आप बताएं कि इसका आंसर किस हद तक ठीक है, ये हमने बताना। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का वो है 0.01 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में चेक करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर्स में इतना है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। इसका मतलब ये कि आपके पास जो आंसर है इसमें भी पॉइंट के बाद आप जस्ट 2 डिजिट की गारंटी ले सकते हैं। तो यहाँ तक की आप गारंटी ले सकते हैं, मतलब टोटल आपके पास इतने ऑप्शंस, ये 3 डिजिट हैं, इसकी आप गारंटी दे सकते हैं, बाकी डिजिट्स की आप गारंटी नहीं दे सकते। इसका मतलब ये आपके पास जो इसमें एक ऑप्शन है 0.32 सेंटीमीटर, ये आपके पास करेक्ट है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ तक हम गारंटी दे सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास ये डिजिट है ये आप वर्नियर कैलिपर से आप नहीं फाइंड कर सकते, इस वर्नियर कैलिपर से जिसका लीस्ट काउंट आपके पास 0.01 सेंटीमीटर होगा। MCQ नंबर 8 को अगर आप देखें तो इसमें आपके पास सिंपल लिखा है अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर। आपके पास जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए, सही है। तो इसमें जो आपके पास वॉल्यूम वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 9 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो इसमें आपको बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के पास है स्क्रू गेज, इस स्क्रू गेज से इसने रीडिंग ली है। इसने जब रीडिंग ली तो इसके पास सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग आई, और मेन स्केल की इसके पास रीडिंग आई 3 डिवीजन। 3 डिवीजन का मतलब ये है 3 मिलीमीटर। और इसके बाद इसने सर्कुलर स्केल डिवीजन ली और सर्कुलर स्केल की रीडिंग आपके पास आई है 8 डिवीजन। अब हमने फाइंड करनी है इसकी थिकनेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मेन स्केल रीडिंग भी है, ओके, सर्कुलर स्केल डिवीजन भी है। सर्कुलर स्केल डिवीजन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड करनी हो। सर्कुलर स्केल रीडिंग हम फाइंड करते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं इसके लीस्ट काउंट से। तो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, 8 मल्टीप्लाई, और आपके पास जो सर्कुलर स्केल जो स्क्रू गेज है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रहता है 0.08 मिलीमीटर। अब हम नेक्स्ट ऐसा करेंगे कि फाइनल रिजल्ट जो हमने इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, तो इसकी थिकनेस के लिए हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनता है वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग कितनी है, ऊपर लिखी है 3 मिलीमीटर प्लस, और इसकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो कितनी है 0.08 मिलीमीटर। हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 3.08 मिलीमीटर। ये आपके पास है इसकी थिकनेस। ये हमारा है फाइनल आंसर इसका। सेकेंड लास्ट MCQ आप देखें तो इसमें आपके पास काफ़ी सिंपल है। कुछ टाइम पहले हमने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी। इसमें आपको बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 2 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, एक होता है एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड आपके पास जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है। तो ये वाला ऑप्शन आप बीच में देख सकते हैं। आपके पास आई थिंक जो ऑप्शन नंबर C है, द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स।